लखनवी अंदाज पाठ लेखक यशपाल द्वारा लिखित है। लेखक यशपाल पंजाब के रहने वाले थी और उन्होंने वहीं पर शिक्षा दीक्षा प्राप्त की। उन्होंने अनेक कहानियां लिखी हैं, ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान, दुलिया, फूलों सा कुर्ता, इस तरह से उन्होंने बहुत सारी कहानियां लिखी हैं। झूठा झूठा सच उपन्यास लिखा हुआ है। लखनवी अंदाज में लेखक यशपाल क्या कहना चाहते हैं, अर्थात ये बताना चाहते हैं, कहते हैं ना कि लखनऊ की तहजीब बड़ी अच्छी होती है, पहले आप वाली तहजीब होती है। तो इस तरह से एक लेखक बताना चाहता है कि वो खुद भी है ना कुछ कहानी लिखने के मूड में था कि आज मैं कुछ लिखूंगा, इसलिए उसने सेकंड क्लास के डिब्बे का रिजर्वेशन करवा लिया कि वहां बैठ के वहां कम भीड़ भाड़ रहेगी, या फिर आजकल कम ही लोग चलते हैं, इसलिए उसने उसमें बैठ करके लिखने का अपने मन में कुछ विचार बनाया। उसी के बारे में लिख रहा है कि जब वो गया तो एक महाशय पहले से ही बैठे हुए थे। तो लेखक ये बताना चाहता है कि कुछ कहानी लिखने के लिए हमें कोई ना कोई टॉपिक चाहिए कि किस तरह से लिखी जाती है, लेकिन आज मैंने पहली बार देखा कि किसी टॉपिक की जरूरत ही नहीं है, बिना उसके ही हमने कहानी लिख दी और किस तरह से लिखी जा सकती है। इसी को उन्होंने वर्णन किया है। मुफस्सल की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली में फुंकार रही थी। आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं। दूर तो जाना नहीं था, भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए टिकट सेकंड क्लास का ले लिया। उन्होंने सेकंड क्लास का टिकट ले लिया। गाड़ी छूट रही थी। सेकंड क्लास के एक छोटे डिब्बे को खाली समझकर जरा दौड़कर उसमें चढ़ गई। लेखक कहता है कि मैंने सोचा कि यही खाली है, इसलिए मैं सेकंड क्लास का टिकट लेकर उसमें चढ़ गया जाकर के। अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था। निर्जन मतलब ऐसा नहीं था कि उसमें कोई नहीं बैठा हुआ, उसमें बैठे हुए थे। और कौन वहां से बैठे हुए थे? एक वर्ष पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सफेद पोश सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारे बैठे हुए थे। लखनऊ के नवाब कहते हैं, लखनऊ के जैसे निजाम हुआ करते थे हैदराबाद में, और लखनऊ में नवाब हुआ करते थे, और सभी जगह पहले राजा हुआ करते थे। तो लखनऊ के नवाब, ऐसा लगता था कि जैसे वो लखनऊ के नवाब हो, सफेद कुर्ता पजामा पहन करके और बड़े आराम से पालथी मार करके बैठे हुए थे। सामने दो ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे हुए थे। दो खीरा लेकर के वो तौलिए पर उन्होंने रख रखे थे। डिब्बे में हमारे सहसा कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई दिया। लेखक कहता कि मैं एकदम अचानक चढ़ करके वहां पहुंचा तो ऐसा मुझे लगा कि जैसे वो एकांत में बैठे आराम से बैठे हुए थे और मेरे आने से उनके एकांत चिंतन में किसी भी तरह का विघ्न उत्पन्न हो गया। लेकिन क्या करें, लेखक को भी वहीं बैठना था। सोचा हो सकता है यह भी कहानी के लिए सूझ की चिंता में हो, या खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु का शौक करते देखे जाने के संकोच में हो। अर्थात या तो फिर वो कोई कहानी वो हो सकता खुद भी लिखना चाहते हो, और या फिर उन्होंने देख लिया होगा कि मैंने इस बात को देख लिया कि मैं खीरा खाता हूँ, तो खीरे को वो अपदार्थ समझते कि ये कोई खाने की चीज है। नवाब लोगों की तहजीब है कि वो खीरा क्या खाएंगे, इसलिए शायद उन्हें संकोच हुआ होगा कि मैंने देख लिया कि वो खीरा लेकर के बैठे हुए हैं खाने के लिए। तो लेखक कहना चाहता है कि उन्हें इस तरह का संकोच मैंने देखा उनकी आंखों में। नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। जब लेखक ट्रेन में चढ़ा तो नवाब साहब ने कोई भी उत्साह नहीं दिखाया, जैसे कहते क्योंकि अकेले थे उसमें कि चलो ठीक है आप भी यहाँ बैठ जाओ, ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं कहा है। बल्कि लेखक को ऐसा लगा कि मेरे चढ़ आने से उन्हें अच्छा नहीं लगा। हमने भी उनके सामने की वर्थ में बैठकर आत्मसम्मान से आंखें चुरा ली। जब उन्होंने किसी तरह से मुझसे नहीं कहा तो लेखक कह रहा कि मैं भी उनके सामने वाली वर्थ पे बैठ गया, और बैठ करके मैंने भी उनके से नजर मिलाना उचित नहीं समझा, क्योंकि जब वो नहीं बोल रहे तो मैं क्यों बोलूं,
वो आत्मसम्मान था ना, इसलिए लेखक कह रहा है कि मैंने भी इनसे कोई उचित नहीं समझा बात करना। थाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। लेखक कह रहा है कि जब मैं फ्री होता हूँ, थाली मतलब फ्री होना, जब कोई काम नहीं है अपने पास, तो लेखकों और कवियों के मन में अनेक तरह की कल्पनाएं आती रहती है कि क्या हो सकता है, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आगे क्या होगा। तो इस तरह से लेखक कह रहा है कि मेरे मन में अनेक कल्पनाएं आने लगी। नवाब साहब की अशुभता और संकोच के कारण का अनुमान करने लगी, और शायद मैं ये देख रहा था कि नवाब साहब को मेरे आने से अशुभता हो रही है। तो क्या कारण हो सकता है कि नवाब साहब को मेरे आने से अशुभता हो रही है। इन सारे कारणों को मैं खोजने लगा कि क्या क्या हो सकता है, उन्हें कैसा लगा होगा मेरे आने से, और आखिर में उन्होंने हमसे क्यों नहीं बात की। ये कहते हैं ना कि व्यक्ति कल्पनाओं में खोया रहता है, इसी तरह से अनेक तरह की कल्पनाएं लेखक के मन में आने लगी। नवाब संभव है नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान से, किफायत के विचार से। वैसे तो ऐसा लग रहा था उनके हाव भाव से कि जैसे नवाब साहब बिल्कुल अकेले ही यात्रा करना चाहते थे, लेकिन सेकंड क्लास का टिकट था तो उसमें अकेले यात्रा करना पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन फिर भी उन्होंने शायद सोचा होगा कि सेकंड क्लास का टिकट में पैसे कम लगेंगे, तो क्यों फर्स्ट क्लास का टिकट लूं, है इसी में ही चलता हूँ। लेकिन अब जब उन्हें ऐसा लग रहा है मेरे आने से कि जैसे उन्हें असुविधा हो रही है मेरे आने से, किफायत के विचार से सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया होगा, और अब गवारा ना हो कि शहर का कोई सफेद पोश उन्हें मंझले दर्जे में सफर करता देखे, और उनके ही शहर का कोई व्यक्ति उस पर चढ़ करके आ गया और जिसने देख लिया कि नवाब साहब इसमें सेकंड क्लास में सफर कर रही है, तो ये सुन करके, ये देख करके उन्हें संकोच हुआ कि किसी ने, हमारे शहर के लोगों ने देख लिया कि मैं सेकंड क्लास में सफर करता हूँ। अकेले सफर का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीदे होंगे, और जब किसी सफेद पोश के सामने खीरा कैसे खाएं, शायद उन्होंने सोचा होगा अकेला बैठूंगा तो वहां आराम से खीरे खाऊंगा, लेकिन अब कोई दूसरा व्यक्ति आ गया है सामने, तो वो शायद संकोच कर रहे होंगे कि अब इस खीरे को कैसे खाया जाए। हम कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। कनखियों का मतलब है बार बार नजर चुरा के देखना। लेखक कह रहा है कि मैं बार बार कनखियों से देख तो रहा था, लेकिन ऐसे बैठा हुआ था जैसे मैं उनको देख ही नहीं रहा हूँ। तो बार बार मैं कनखियों से उनको देख रहा था, और उनका संबोधन आया कर देख रहे थे। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे। वो भी अपनी खिड़की के से बाहर की ओर देखते रहे बैठ के, जैसे उन्हें हमसे कोई मतलब नहीं हो, इस तरह से बाहर के नजारे देखते रहे। ओ नवाब साहब ने सहसा हमें संबोधित किया। लेखक कह रहे, अचानक उनका संबोधन हो, आदाब अर्ज जनाब, खीरे का शौक फरमाएंगे। अर्थात उन्होंने पहले तो आदाब अर्ज का मतलब है नमस्कार किया, और फिर कहने लगे कि क्या जनाब आप भी खीरा खाना चाहेंगे, खीरे का शौक फरमाएंगे। नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा। लेखक कह रहा है कैसा है, अभी तक तो वो बोल ही नहीं रहे थे और एकदम से उन्होंने नमस्कार भी किया और खीरे के लिए भी आमंत्रित किया। तो इस तरह का व्यवहार हमें कुछ अलग सा लगा उनका, कि आखिर में अब एकदम से इतनी देर बाद इनमें इतना परिवर्तन कैसे आ गया। भांप लिया आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लथेड़ लेना। शराफत मतलब कि हम किससे सम्मानीय व्यक्ति हैं, फिर भी हम तुम्हें इसके लिए आमंत्रित कर रहे थे, हम तुम्हें पूछ रहे हैं, हम कितने बड़े आदमी होने के बाद भी तुम्हें खीरे के लिए पूछ रहे हैं। ऐसा लगा लेखक को उनके पूछने पर। हम मामूली लोगों को भी लथेड़ लेने का मतलब है कि अपने में ही शामिल कर लेती है। हम भले ही कितने बड़े आदमी हैं, लेकिन फिर भी हमारे अंदर इतनी शराफत है कि हम मामूली लोगों को भी अपने साथ शामिल कर लेती हैं। ऐसा लेखक को लगा उनके कहने पर। जवाब दिया शुक्रिया कि भला शौक फरमाए। अर्थात लेखक कह रहा कि उनके जिस तरह से पूछने का अंदाज था, हमने भी कह दिया शुक्रिया है, अब आप ही है ना ये शौक फरमाए, अर्थात आप खा लो। नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की से बाहर देखकर गौर किया और दृढ़ निश्चय से खीरों के नीचे रखा तौलिया झाड़कर सामने बिछा लिया। खीरों के नीचे तौलिया रखा था उसको झाड़ा और फिर सामने बिछा लिया उसको। सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धोया।
उन दोनों खीरों को उठाया और खिड़की के बाहर पहले धोया उनको और तौलिए से पोंछ लिया। जेब से चाकू निकाला, दोनों खीरों के सिर काटे और उन्हें गोद कर झाग निकाला। आपको ये पता होना चाहिए कि खीरों को हम जब काटते हैं तो कभी कभी कोई कोई खीरा कड़वा निकल जाता है। कड़वा निकलने का कारण ये होता है कि वैसे तो खीरे का काटने का ये प्रोसेस है कि सबसे पहले उसका ऊपर वाला भाग काटा जाता है, थोड़ा पीस काटा जाता है और उसके ऊपर नमक डाला जाता है और नमक डालने के बाद उसको रगड़ा जाता है। बहुत देर तक उसमें रगड़ने से उसमें झाग आता है। तो कहा जाता है कि जब वो झाग आ जाता है तो उसका कड़वापन ऊपर आ जाता है और उस नमक के साथ फिर उस स्लाइस को नीचे वाले को भी छोटा पतला सा काट के और उन दोनों को फेंक दिया जाता है। इसके बाद जो नीचे का हिस्सा होता है उसको काट के खाया जाता है। तो उसमें कहते जो कड़वापन उसके अंदर होता है वो नमक के साथ झाग बन करके और निकल जाता है। तो यही है ना उन्होंने किया। नवाब साहब ने जेब से चाकू निकाला, दोनों खीरों के सिरे काटे, उन्हें गोद कर झाग निकाला, फिर खीरों को बहुत एहतियात से छील कर फाकों को करीने से तौलिए पर सजाया। लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। लखनऊ के नवाब लखनऊ के ही थे और वहीं से उन्होंने खरीद लिए थे। उन्हें पता था कि खीरे को कैसे बेचा जाता है, इसलिए जब भी वो आप देखते होंगे जब कहीं जाते होंगे तो रास्ते में खीरा के पीस जो हमें कटे हुए मिलती है तो अक्सर ऊपर का भाग वो कटा हुआ होता है, वो ऊपर से उसको काट के झाग निकाल के फिर उनको पीस करके रखती है। ग्राहक के लिए जीरा मिला नमक और पिसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी हाजिर कर देती है। जब वो खीरा बेचते हैं तो जीरा मिला हुआ नमक भी उसके साथ देते हैं और मिर्च उसके साथ देते हैं। इस तरह से वो ऐसा नहीं है कि उनसे मांगना नहीं पड़ता है बल्कि वो उसके साथ ही देते हैं। इसी तरह से वहां पर एक और रिवाज है कि जब भी कोई जैसे अभी सर्दी का मौसम आया और सर्दियों के मौसम में हम मूंगफलियां खरीदते हैं तो वहां मूंगफली खरीदोगे तुम तो नमक की काले नमक की पुड़िया उसके अंदर पड़ी हुई होगी, वो डालकर ही देती है क्योंकि अकेले खाने में इतनी स्वादिष्ट नहीं लगती मूंगफली, ये नमक के साथ खाते हैं तो ज्यादा अच्छी लगती, इसलिए वो डाल के ही देते क्योंकि रास्ते में व्यक्ति के पास नमक कहाँ से आएगा। तो इस तरह से वो क्या हुआ? हेलो क्या कर रहे हैं तुम लोग? मैम कहाँ गए थे? कहीं नहीं, नेट कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो गया था बेटा। ठीक है। इस तरह से लेखक बता रहा है कि उन्होंने नवाब साहब ने बहुत करीने से खीरे की फाकों पर जीरा मिला नमक और लाल मिर्च की सुर्खी बुरक दी। उनकी प्रत्येक भाव भंगना उन जबड़ों के स्फुरण से स्पष्ट हो रहा था कि उस प्रक्रिया से उनका मुख खीरे के रसास्वादन की कल्पना से प्लावित हो रहा है। आपने देखा कि जब भी कोई हम खट्टी चीज खाते हैं या वैसी चीज खाते हैं तो अपने आप नेट डिस्कनेक्ट हो रहा है बेटा। हम कंटिन्यू से देखकर सोच रहे थे मियाँ रईस बनते हैं लेकिन लोगों को नजरों से बच सकने के ख्याल से अपनी असलियत पर उतर आए हैं। वैसे तो उनके हाव भाव से ऐसा लगता है कि जैसे वो बहुत रईस हो, रईस का मतलब है बड़े आदमी हो, लेकिन चाहे बड़ा हो या छोटा हो, खाने की चीज वस्तुएं तो जो छोटा व्यक्ति खाता है वही बड़ा खाएगा, पैसा कितना भी हो। लेकिन शायद वो इसी जगह लोगों की नजरों से बच रहे हैं कि लोगों को ऐसा लगे कि नवाब साहब ने फिर एक बार हमारी ओर देख लिया। बल्ला शौक कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है। अर्थात एक बार फिर उन्होंने देखा लेखक कह रहा और फिर हमें आमंत्रित किया खीरा खाने के लिए और कहने लगे कि लखनऊ का बालम खीरा है वो फेमस होता है तो वो लखनऊ का ये सबसे अच्छा वाला खीरा है, आप इसको खा सकती है। नमक मिर्च छिड़क दिए जाने से ताजे खीरों की पनियाती फाके देखकर पानी मुंह में जरूर आ गया था। लेकिन कह रहा कि मेरा मन भी कर रहा था कि मैं उनको खाऊं लेकिन इनकार कर चुके थे।
आत्मसम्मान निभाना भी उचित उचित समझा। उत्तर दिया, शुक्रिया। इस वक्त तलब मतलब इच्छा नहीं है, महसूस नहीं हो रही है। मैदा भी जरा कमजोर है कि बिला शौक करना है। मैदा मतलब पेट पाचक भी नहीं है, इतने जल्दी